अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। एक बार फिर आपकी मॉर्निंग फ्रेश करने के लिए, खुशगवार करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है नाज़रीन, वो है जी बड़ा मौका बड़ा चांस। अक्सर लोग हमें से ऐसे ही हैं जो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि हमें कोई बड़ा मौका मिले या हमें कोई बड़ा चांस मिलेगा तो भी हम अपनी करियर का आगाज़ करेंगे। हमेशा इसी चांस में होते हैं क्योंकि हाथ मारना है जी, बड़ा ही मारना है, छोटे से हमने स्टार्ट लेना ही नहीं है। इसमें मैं आपको सबसे पहले आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी। आप इस स्टोरी से यकीनन आपको एक छोटा-सा लेसन ज़रूर मिलेगा, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी आसान बनाए। 2 दोस्त एक किसी गाँव में दरिया के किनारे रहते थे और वो रोज़ सुबह जाते थे और समंदर पे जाते थे, वहाँ पे सी शेल्स यानी सीपियाँ इकट्ठी करते थे और उन्हें बाज़ार में लाके सेल कर देते, जिससे उनको अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। इस तरह उनकी ज़िंदगी का गुज़र-बसर हो रहा था। इसी तरह रोज़मर्रा की तरह वो एक दिन समंदर के किनारे गए हैं, वहाँ पर एक दोस्त को जाते ही एक बड़ी सा एक सी शेल नज़र आया। उसने उसको फ़ौरन से उठा लिया। दूसरे दोस्त ने उसको बड़ी हसरत से देखा कि ये तो काफ़ी महँगा बिकेगा, काश ये मुझे मिल जाता। अच्छा, अब उसको जो छोटे सी शेल्स या सीपियाँ नज़र आ रही थी, उसने उसको नहीं उठाया। उसने बोला कि मुझे भी ऐसा ही चाहिए। उसके दिमाग में ये बात तो जैसे बैठ सी गई थी कि आज अगर मुझे कोई सीपी चाहिए तो वो बड़ी ही चाहिए, मैं छोटी नहीं उठाऊँगा। इस रास्ते में उसको ढूँढते हुए जितनी भी छोटी सीपियाँ मिली उसको वो बेदिली से पीछे की तरफ फेंकता रहा। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से रात हो गई, लेकिन उसको कोई बड़ी सीपी नहीं मिली। अब शाम आ गई और घर जाने का टाइम आया। जब वो वापस घर गए तो उसके पहले दोस्त ने वो सीपियाँ बाज़ार में बेची। जो बड़ी सीपी थी उसका उसको 500 मिला और जो छोटी सीपियाँ थी उसका उसको 1500 मिला। इस बात से उसके पहले दूसरा जो दोस्त था उसको ज़्यादा दुःख हुआ कि जो मैं सारा दिन बड़ी सीपी के तलाश में रहा वो मुझे नहीं मिली और छोटी सीपियाँ भी मैंने नहीं उठाई, इनको मैं पीछे फेंकता रहा। तो छोटी सीपीयू ने उसको ज़्यादा फ़ायदा दिया, जिसकी तलाश में मैं था उससे उसको भी इतना फ़ायदा नहीं मिला। उससे उस दिन उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा सबक आया कि जो सीपियाँ मैं बेदिली से पीछे फेंकता रहा, अगर आप इसको आम ज़िंदगी में देखें, वो छोटी-छोटी अपॉर्च्युनिटीज़ थी। उसने बड़ी अवेल करने के लिए वो जो जितनी छोटी अपॉर्च्युनिटीज़ थी ना, उसको बेदिली से नो, नो, नो करता रहा। इससे उसको क्या हुआ, शाम को वो खाली हाथ रह गया, जबकि दूसरा दोस्त उन सारे मौक़ों को अवेल करता रहा और शाम को उसने जो है डबल उसको अचीव हुआ सब कुछ, यानी कि जो उसने मेहनत की वो बड़ी सीपी अगर लेके वो भी उसी वक्त बाजार जाता, ठीक है उसको इतना अर्न ना होता, लेकिन उसने वो अपना सारा टाइम लगाया, जो अपॉर्चुनिटीज़ वो गवाता रहा उसको वो अवेल करता रहा। हमारी ज़िंदगी में भी अगर हम रास्ते में जाते हुए छोटे-छोटे पत्थरों को जोड़ते रहें, चाहे वो छोटा-सा पत्थर क्यों ना हो, अगर हम उसके ऊपर पाँव रखेंगे वो हमें चाहे थोड़ी-सी बुलंदी दे, वो ज़रूर देता है। तो अपनी ज़िंदगी में ठीक है, आप अपना गोल बड़ा रखें, अपना मकसद बड़ा रखें, लेकिन उसको अवेल करने के लिए जो छोटी-छोटी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलती हैं उसको प्लीज़ इग्नोर मत करें, उसको अवेल करें। हो सकता है वो आपके बड़े गोल तक पहुँचने के लिए आपको जो है ज़्यादा आसान हो जाए आपका गोल हासिल करना। तो छोटी-छोटी खुशियाँ मिलके ही बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। जो अगर आप एकदम से ये सोचें कि मुझे बड़ी खुशी ही मिलेगी, तो वो इंसान कभी खुश नहीं रहता, वो हमेशा दुखी ही रहता है। आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी बड़ा मौका या बड़ा चांस आया और आपने ये कह के गँवा दिया, उसको तक पहुँचने के लिए आपने छोटी वो गोल्स जो थे या छोटी अपॉर्च्युनिटीज़ थी उसको गँवा दिया कि नहीं जी मुझे बड़ा मौका या बड़ा चांस ही चाहिए। हम अपने मेहमानों से भी पूछेंगे कि उनकी लाइफ़ में कभी ऐसा हुआ है? क्या वो इस चीज़ पे मेरे साथ एग्री करते हैं कि इंसान को हर जो चांस है वो अवेल करना चाहिए, अपॉर्च्युनिटीज़ का वेट नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाती चलूँ। आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ तो मौजूद है, उन दोनों का ताल्लुक ही शोबा तिब से है। इस शोबे से मुंसलिक रहकर उन्होंने अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाया है और अपने डॉक्टर्स होने के फ़र्ज़ को इबादत समझकर निभाया। जो पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राव मेहताब अहमद, प्रोग्राम डायरेक्टर हैं डीएचडीसी के, स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं। और जो दूसरे डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उस्मान गनी एमआरई हैं, डीएचडीसी के मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं ये हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। सर, आप कितना एग्री करते हैं इस बात से, इंसान को अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको छोटी-छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए कि उसको ठीक है बड़े का ही इंतज़ार करना चाहिए कि उसको बड़ा चांस मिलेगा तो ही वो काम करेगा? देखिए, ये तो आपके प्रॉपर एजुकेशन से शुरू हो जाता है। फर्स्ट जब भी हम अपने बच्चे को दाखिल कराते हैं नर्सरी में, प्ले ग्रुप में या 1 में, हमें वहीं से ये सिखाया जाता है कि भई आपने पहले एक स्टेप पे चढ़ना है। आप कभी भी टॉप फ्लोर पे विदाउट स्टेप्स स्टेयर्स के नहीं चढ़ सकते। पहली पहली सीढ़ी पे आपने चढ़ना है, फिर नेक्स्ट सीढ़ी पे। और यही है, आप अपना काम करना है, आपने अपनी मेहनत करनी है और आपकी लक जैसे-जैसे मूव होती रहेगी, आपको चांसेस मिलते रहेंगे। ठीक है। अगर आप इसी चीज़ में बैठे रहे, जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बड़ी अच्छी बात करी कि अगर आप
कि मुझे बड़ा चांस मिलेगा और मैं काम कर मैं उसी वक्त ही काम करूँगा, तो फिर तो आप अपना सारा कुछ ज़ाया कर ज़ाया देंगे, कर वेस्ट कर देंगे। तो हम इस बात से क्या सब लोग एग्रीड हैं कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपने पहले वो अवेल करनी है। अवेल करें। अच्छा, आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है आपको अपॉर्चुनिटी आई हो लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो किसी बड़े चांस का, या आप हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं? देखिए हम तो मतलब मैं और डॉक्टर उस्मान, जो भी हमारे डॉक्टर्स हज़रात हैं, उनकी तो एजुकेशन से ही ये है कि हमें तो स्टेप वाइज़, जिस तरह पहले हम एमबीबीएस से पहले मेहनत करनी पड़ती है, इंटर वगैरह में मैट्रिक के भी नंबर्स होते हैं, तो हम तो स्टेप बाय स्टेप, और फिर हमें पता है कि एमबीबीएस किया उसके बाद एफसीपीएस, एमडी, एमपीएच या एमसीपीएस, जो भी एक स्टेप वाइज बंदे जाना है, उसके बाद उसमें रजिस्ट्रार बनना है, जिस तरह की आपकी पोस्ट है, हर डिपार्टमेंट के अलग पोस्ट है, तो ऐसे तो नहीं है कोई बंदा डायरेक्ट प्रोफेसर बन जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर आजकल जो अगर हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कि हम पढ़ें भी कम और सीट भी हमें बहुत अच्छी मिल जाए, वो भी एक चांस ही ढूंढ रहे हैं ना, लेकिन उसमें आप उनको क्या कहेंगे? बर्दाश्त करें, मेहनत करें, या जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज है उन्हीं को अवेल करें? देखिए दो चीज़ है, एक मेहनत तो है इसका बेसिक, ठीक है, बुनियाद। वो तो आपने करनी करनी है। आजकल कंपटीशन का दौर है, तो आजकल कुछ ज़्यादा मेहनत हो गई है, फ़र्क इतना आ गया है प्रीवियस से। अब जिस तरह 90% वाला बच्चा भी एमडी कैट्स में अप्लाई नहीं कर पा रहा बेचारा, मेडिकल में एडमिशन नहीं हो रही इतनी हाई परसेंटेज पे भी, तो आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, मगर उसने करना वही है कि उसने अपने आप को सस्टेनेबल मेहनत करते रहना है, स्टेप वाइज उसने चढ़ते रहना है। देखिए वो अलग बात है लक किसी की कहाँ, 100 में से किसी एक बंदे की, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर आपने एक जनरली बात की है, तो जनरली हमने वही बात फॉलो करना है कि पहले हमने हर अपॉर्चुनिटी पर, हर स्टेप्स पे, हर सीढ़ी के एक एक स्टेज पे अपना पहला स्टेप रखना है, उसके बाद आपने अपनी लाइफ को गो ऑन करना है। ठीक हो गया। उस्मान साहब, आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब कि वाकई में हर अपॉर्चुनिटी को हमें अवेल करना चाहिए? हाँ जी, बेसिकली हर इंसान को स्टार्ट हमेशा स्मॉल अपॉर्चुनिटी से ही करना चाहिए, क्योंकि एक ही दम एक बंदा प्रोफेसर लेवल तक तो नहीं जा सकता ना। सबसे पहले आप लोग नर्सरी, मैट्रिक, फिर एफएससी, ये करने के बाद ही आपको ग्रेड मिलेगा, आपको 17 ग्रेड, 16 ग्रेड, फिर जाके आपको 19 की पोस्ट पर कोई इनिशियल कोई बंदा तो लग तो नहीं सकता ना, पोस्ट नहीं मिल सकती उसे। तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे आए तो हैं वाकयात, लेकिन मुझे तो जो अपॉर्चुनिटी मिली है मैंने अवेल की है और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी अपनी ख्वाहिश थी मेडिकल फील्ड में आना, डॉक्टर बनना, या फिर आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि जो मेरा बच्चा है जी डॉक्टर बने? नहीं, मेरी अपनी विश थी। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बच्चा या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, मेरी अपनी भी विश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। आप ये सोचते हैं कि मतलब जिस दौर में आप डॉक्टर बन चुके हैं, माशाल्लाह आप कितने अरसे से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो आज मुश्किल है और अच्छा हुआ कि मैंने तब जो है मेरा टाइम आसान था और मैं इजीली उस वे से गुजर गया। उस वक्त कंपटीशन इतना नहीं था, लोगों को नहीं पता था ना, वही ना, अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। जिस तरह राव साहब कह रहे थे कि भाई 90% वाला भी स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकता फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस। तो उसकी रीजन क्या है? जो डॉक्टर बनना आप चाहते हैं वो उनके अरमान धरे रह जाएंगे, वो नहीं बन सकेंगे। उस वक्त तो लोग भी कम थे शायद, इस वक्त हर किसी को पता है कि भाई एमबीबीएस करना है हमने ना, करना है। तो उस हिसाब से अगर पहले 10,000 एप्लीकेंट थे, अब हैं भी 30,000, और मेरे हिसाब से तो इंटेलिजेंट भी लोग कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं लोग। हाँ, बहुत ज्यादा है क्योंकि वो जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हो गया। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, वाकई में ये मुश्किल है इस टाइम इस गोल को अचीव करना, एमबीबीएस तक जाना? देखिए हर इरा के अलग अलग वो चीज़ें होती है ना, जिस दौर में मैंने किया था, जिस दौर में डॉक्टर साहब ने किया था, कंपटीशन उस दौर में भी था। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, लोगों को समझ आ रहा है, एजुकेशन की डॉक्टर साहब ने भी ये बात कही कि लोग ज़्यादा एप्लीकेंट हो गए। इस साल जो एप्लीकेंट थे वो 67,000 थे, और जो अपनी शायद पंजाब की सीट्स है वो मेरे ख्याल से 3,500 या 4,000 तक इस तरह। अब जो रह जाएंगे वो ऐसे नहीं कि वो नालायक हैं, अब वही है जो टॉपर्स हैं और लक, वो जो 2 आवर्स में जिसकी लक चलनी है, जो एमडी टेस्ट होता है, बाकी उनकी 40% शायद सेकेंड ईयर के नंबर हैं, 10% से मैट्रिक के हैं, मगर ये है कि अब तो एवरेज बच्चे का वो नहीं है, गुजारा नहीं है, टॉपर ही होना है। अब उसको शुरू से बेस अपनी ऐसी बनानी है कि अगर यहाँ पे कुछ मार्जिन रह भी जाए तो उसका एफएससी के नंबर इतने हो कि उसका एक मेरिट बन जाए। दूसरी फील्ड में डॉक्टर साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि पहले लोगों का यही ख्याल होता था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर। बिल्कुल, पहले हमारे माँ बाप हमारे दौर में यही सोचते थे कि डॉक्टर इंजीनियर। अब तो माशाल्लाह इतनी फील्ड्स आ गई है, अकाउंट से रिलेटेड आ गई हैं, दूसरी चीज़ों से रिलेटेड आ गई हैं, इवन कि अब तो ऑनलाइन
अच्छा, फिर भी अगर कोई आपसे पूछे ना, अपने बच्चे से पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं, वो यही कहता है डॉक्टर। तो उसको मेरा आगे से ये जवाब होता है कि नहीं, इट्स अ टफ, वेरी टफ कंपटीशन। अच्छा, एक टफ है अब उसका ना, अनफॉर्चुनेटली अब आउटपुट ऐसा नहीं है। आउटपुट डॉक्टर्स का, जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे मुल्क में, अब उनका एक तो लो पे स्केल है, आउटपुट वैसा नहीं है, ऊपर से आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है। बहुत ज्यादा। मैं तो ये समझता हूँ कि डॉक्टर्स तो बस इस वक्त जि, जिस गिवन सर्कमस्टांसेस में काम कर रहे हैं वो दाद के काबिल हैं। लेकिन फिर भी वो बाकी शोबों से काफी बेहतर है, क्योंकि लोग अब जहाँ भी हैं थक हार के जा तो डॉक्टर के पास ही रहे हैं। और माशाल्लाह आप तो हैं भी स्किन स्पेशलिस्ट, आपका तो हॉस्पिटल में, आपके क्लिनिक में तो रौनक लगी रहती होगी। और डॉक्टर साहब, पहले सबसे पहले ये बताइए, DHDC बेसिकली है क्या? ये बेसिकली मैम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है ये, और इनका जो हेड ऑफिस है वो PD पंजाब में होते हैं। इसका बेसिकली काम ये है कि जितनी ट्रेनिंग कंडक्ट होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे भी कोई भी एपिडेमिक आ गया, जैसा आप अभी कुछ देर पहले डेंगू के बारे में हम बात कर रहे थे वक्फे में, उस या किसी भी बीमारी के बारे में, तो जैसा अब कोरोना आया था, तो उसमें जो ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती हैं, मास्टर ट्रेनर्स होते हैं हमारे DHDC के, फिर वो डिफरेंट ट्रिकल डाउन करते हैं ट्रेनिंग, यानी बिल्कुल रूट लेवल पे ट्रेनिंग पहुंचानी होती है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, और विद गिवन सर्कमस्टांसेस, जिस तरह डेंगू के आगे, कोरोना के आगे, मलेरिया के आगे, डिफरेंट डिजीज़ के आगे। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग देने का एक हम जो अपने हेल्थ वर्कर्स होते हैं वहाँ तक ट्रिकल डाउन करवाते हैं ट्रेनिंग से। ये बेसिकली उस चीज़ के लिए एक आप डिपार्टमेंट है। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपने स्किन का ही शोबा जो है क्यों चूज किया? देखो, तो जब MBBS फाइनल ईयर किया तो उसके बाद एक हर किसी का, बंदे का अपना अपना शौक होता है। बस मेरा शायद स्किन की तरफ ज़्यादा लगाव था कि मैंने कहा एक डर्माटोलॉजिस्ट के, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट बनना बड़ा मुश्किल है, मतलब उसकी एक मुझे याद है कि डॉक्टर साहब भी इस बात से एग्री करेंगे, डर्माटोलॉजी की जब हम फाइनल ईयर में थे तो थोड़ा बहुत टॉपिक होता है, इसकी टर्म्स बड़ी डिफ़िकल्ट होती थी प्रोनाउंसिएशन करते हुए। वैसे एक शुरू से शौक था कॉस्मेटोलॉजी और डर्माटोलॉजिस्ट बनने का, बस वो हर किसी का अपना एक शौक होता है, बस उसी वजह से। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर उस्मान साहब, आप फिजिशियन हैं माशाल्लाह, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं मेडिसन के, लेकिन आपका शौक इस तरफ कैसे है? जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे शुरू से ही शौक था, आपको भी शौक था कि मुझे हर बीमारी का इलाज करना है, कोई एक स्पेसिफिक फील्ड में या शोबे में नहीं जाना? नहीं, वो बेसिकली MBBS में ही डिसीजन हम लोग कर लेते हैं ना सारे डॉक्टर्स के, भाई आगे हमने कौन सी फील्ड चूज करनी है। तो उस वक्त डिसाइड था कि मैंने ना MBBS के बाद मेडिसिन करनी है, मेडिसिन के बाद आगे एंडोक्रिनोलॉजी में ना। ठीक है। तो अभी फिर वक्त FCP मेडिसिन तो कंप्लीट हो गई है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह है मूड ना एंडोक्रिनोलॉजी में भी जाने का। अच्छा सर, आजकल लोगों को कौन से मसाइल ज्यादा है? आजकल लोगों को, आपको पता है कि हर दूसरे घर में एक तो स्टोमक इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जो कि हमारी आजकल जो फास्ट फूड्स है बहुत ज्यादा स्टमक का इश्यू तो बहुत है। अब तो मेरा ख्याल है कि एक नॉर्मल एज में भी अगर आपने जंक फूड खा लिया, उसके बाद आपको जो है एक कैप्सूल या डोज ऐसी लेनी पड़ेगी जो आपके स्टमक को रिलैक्स करे। और बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया कि हम वॉक एक्सरसाइज पे ज़रा कंसंट्रेट ही नहीं करते। ठीक है। हम जाते हैं, ऑफिस वर्क होता है, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम गए ऑफिस में बैठ गए, हमारी अर्ली मॉर्निंग ना हम वॉक करते हैं ना एक्सरसाइज है, आपको पता है रूटीन में आप लोग भी आते हैं, सुबह सुबह आया, आपने ड्यूटी की होती, और बाकी जंक फूड बहुत ज़्यादा है। नहीं सर, इसका इलाज क्या है? अगर हम स्टमक के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, हम कहते हैं हमें इसका प्रॉब्लम ना हो, तो हमें एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए या अपने खाने में एहतियात करनी चाहिए? इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। खाने में एहतियात भी करनी चाहिए, मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, चावल वगैरह हैं, इनसे ज़रा परहेज़ करें। हफ्ते में एक दफ़ा ठीक है रूटीन में, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और बाकी एक्सरसाइज मैंडेटरी है, अदरवाइज फैटी लीवर और स्टोमक के इर्द गिर्द फैट्स डिपोजिशन हो जाती है। अब अगर स्टोमक एक स्टार्ट में इतना सा है, वो जाहिर सी बात है 2-3 रोटियां अफोर्ड कर लेगा, आहिस्ते से जब फैटी लेयर आती जाएगी एज के अकॉर्डिंग, तो स्टोमक का साइज भी छोटा हो जाता है। तो हमारे पास लोग आते हैं, कंप्लेन करते हैं कि पहले जी मैं 3 रोटियां खाता था, अब आधी रोटी भी नहीं खाया जी। तो इसकी वजह ये होती है एक्सरसाइज से वो फैटी लेयर डिकम्पोज हो जाती है। लेकिन अभी भी वो ये आके कहते हैं इतनी महंगाई में भी कि 3 रोटियां अब नहीं खाई जाती हमारे से। अभी कहते थे लोग बस। अच्छा डॉक्टर साहब, आप स्किन के आजकल कौन कौन से इश्यूज हैं देखिए, जो मेन है? जो बेसिक डिजीज आ रही है ना आजकल, जैसे कि अब सीजन चल रहा है गर्मियों का, उसके साथ पसीने का सीज़न होगा, तो इसमें एक बीमारी है जिसे आप अक्सर लोग रिंगवर्म कहते हैं, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया कोरोनिस।
क्योंकि वो बेसिकली जितना वेट एनवायरनमेंट होता है उतनी वो बीमारी एक्सटेंड करती है ना, स्प्रेड करती है। फिर उसके साथ साथ एक बीमारी है स्केबीज़, वो वैसे तो इस सीज़न की नहीं है, मोस्टली वो थोड़ा सा 2-3 मंथ्स आफ्टर आती है, मगर वो भी इसके साथ फिर शुरू हो जाती है क्योंकि स्किन ब्रीच हो चुकी होती है एक बीमारी से, तो दूसरी बीमारी का आना बड़ा आसान हो जाता है। उसमें एक टीनिया कॉर्पोरिस है जिसमें रिंग वर्म्स बनते हैं, लोगों ने आपने अक्सर हमारे मुल्तान वाली जगह पे इसको ददर कहते हैं इस बीमारी को, तो वो एक बड़ी मसला है। स्केबीज़ एक बहुत है क्योंकि ये दोनों बीमारी ना कंटेजियस है, कंटेजियस मतलब एक से दूसरे को लगने वाली, तो अगर फैमिली में एक को है तो दूसरे को हो जाएगी, तो इसका ये क्या होती है एक्सटेंड होती रहती है। और हमारे लोगों का जो सबसे बड़ा मसला है, हमारे पास उस वक्त पेशेंट रिपोर्ट होता है जब पेशेंट ने अच्छी खासी बीमारी बढ़ाई होती है। अभी तक हमने बेसिकली ये शोर पैदा करना है कि पेशेंट क्या करता है, खास तौर पर स्किन को बड़ा इग्नोर कर देता है। उसको कोई मसला होता है, वो पहले सबसे पहले तो इर्द गिर्द के चाचा मामा ताया जो बताते हैं भाई फला क्रीम लगा लो, स्टीरॉयडल क्रीमें लगा के थोड़ा उसको सुकून मिलता है तो वो समझता है मैं ठीक हो गया, फिर वो बीमारी ठीक नहीं होती। फिर वो स्टोर पे जाता है, उसका सेकंड स्टेप स्टोर वाला होता है, स्टोर वाला उसको जो भी दे देता है, उसको थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टीरॉयड का एक एक्शन है तो वो थोड़ा उसे रिलीफ करता है तो वो खुश हो जाता है। फिर वो क्वैक्स के पास जाते हैं तो वो उसको एविल्डेक्सा का इंजेक्शन लगा देता है, उसको 1-2 दिन का सुकून। ये बेसिकली वो अपनी बीमारी को पाल रहा होता है और ज्यादा बीमारी को खराब कर रहा होता है। तो उसको चाहिए कि वो जैसे उसको ऐसा कोई मसला है स्किन का, तो वो स्किन रिलेटेड डॉक्टर जितने भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उनके पास चला जाए। अल्टीमेटली उसने आना वहीं पे ही है, एंड उसका वही है। एंड जब उसने वहां पे आना है और उस वक्त बीमारी अब इतना एक्सटेंड कर चुकी होती है, उसके पूरे जिस्म भर चुका होता है, दूसरा उसने इतना खराबी की होती है स्टेरॉयडल क्रीमें लगा लगा के कि वो उस बीमारी की शेप चेंज कर देता है। फिर जब वो डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर को और ज्यादा फिर उसको एक तो सेट करने में टाइम लगता है, कोर्स लॉन्ग हो जाता है ना ट्रीटमेंट का। देखिए हमारे पाकिस्तानी तो ये कहते हैं बस हम इंजेक्शन लगे ड्रिप लगे हम ठीक हो जाए। बिल्कुल ऐसे ड्रिप तो बहुत अच्छा इनका फार्मूला इनके जहनों में बैठ चुका है, कोई भी मसला है ना हमें ड्रिप लगेगी हम ठीक हो जाएंगे। स्किन में तो आपने प्रॉपर देखना है ना कि यार एक कोर्स होता है, मिसाल के तौर पे 14 डेज का कोर्स है, वो आपने करना है। जब ये बढ़ा के आ जाते हैं तो उस वक्त फिर ना हमें कोर्स लंबा हो जाता है, तो पेशेंट के लिए भी पेशेंस रखना, सब्र रखना इलाज का वो बड़ा मसला हो जाता है, तो ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, कभी लेडीज अब आपके डॉग क्लिनिक में आती है और आके कहती हैं कि हमें गोरा कर दें या कोई क्रीम या इंजेक्शन ऐसे? ये तो बड़ी कॉमन सी बात है आजकल के, मतलब हर बंदा पाकिस्तान में, लेडीज क्या मेल्स भी, हम सिर्फ औरत को नहीं मर्दों को भी ये होता है कि बस अच्छे से अच्छा दिखे। वैसे आजकल मुझे लगता है लेडीज में ये कम हो गया, फीमेल्स में मेल्स में ज्यादा हो गया, कलर कॉन्शियस वो बहुत ज्यादा हो गया अपने। कलर कॉन्शियस हम बेसिकली सारे ही हैं, पाकिस्तानी या एशियन लोग जितने भी हैं, हम शुरू से कलर कॉन्शियस है कि भाई हर किसी को बस वाइट दिखना चाहिए, बस वाइट दिखना चाहिए। बेसिकली अक्सर लोग आते हैं और आजकल आपको पता भी है कि इंजेक्शंस भी आ गए हैं, वाइटनिंग के मेडिसिन्स भी हैं, तो हम लोगों को पहले यही कहते हैं, एक तो आपका जो कलर है ना आपकी जीन्स पे डिपेंड करता है, जिस नस्ल से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिस फैमिली ओरिएंटेड होता है। फिर आपकी अपनी मेंटेनेंस पे भी है कि आप सन प्रोटेक्शन कितनी कर रही हैं, सन अवॉइडेंस कितनी कर रही हैं, आपकी डेली रूटीन कैसी है, आपकी डाइट कैसी है। और गोरे होने के इंजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपने एक दफ़ा लगा लिया और आप पूरी ज़िंदगी के लिए गोरे हो गए, उसको आपने मेंटेन रखना है। ठीक है। इसलिए हमारी देखिए हर डॉक्टर की अपनी अप्रोच होती है। मोस्टली डॉक्टर शुरू से वाइटनिंग इंजेक्शन लगा देते हैं, कुछ डॉक्टर पहले वाइटनिंग मेडिसिन दे देते हैं, उसके बाद इंजेक्शन लगा लेते हैं, या इंजेक्शन लगा के उनको वाइटनिंग मेडिसिन दे देते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो जिस तरह अगर कोई लेडीज़ हैं वो 1 ईयर 2 ईयर तक इसको एक्सटेंड कर लेती हैं विद प्रिकॉशनरी मेजरमेंट ना, मतलब हिफाजती इक़दाम करती हैं, धूप से बचती हैं, आग की तपिश से बचती हैं, डाइट प्रॉपर रखती हैं, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट जूसेस और अपनी एक बैलेंस डाइट रखती हैं, तो उससे क्या होता है वो अपनी स्किन काफ़ी बेहतर कर लेती हैं और वो जो वाइटनिंग के इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, मतलब काफ़ी अरसे तक वो फिर उनको दोबारा भी नीड पड़ती है। ये ठीक हो गया जी। सर आपसे बात करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन हमें देखते रहिए आप गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट
24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। तो वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। हम चलेंगे अब डॉक्टर उस्मान के पास और उनसे पूछेंगे ये जो शुगर की बीमारी है पहले एक सर्टेन एज से शुरू होती थी, लेकिन अगर अब हम देखें तो ये बहुत छोटी उम्र के बच्चों में भी पाई जाती है। इसकी रीजंस क्या हैं? जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि अब बच्चों में भी हम देखते हैं कि बहुत छोटी उम्र का बच्चा है उसको शुगर है, उसकी रीज़न क्या है? मैडम बेसिकली जेनेटिक्स में होता है, ये लोग फैमिलियल जीन्स का ट्रेंड होता है। ठीक है। तो इस टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये फैमिलियल ट्रेंड में जिसकी फैमिली में टाइप 1 है वो टाइप 1 विद फैमिलीज चलेगी। ये नहीं आप कुछ लोगों में आफ्टर 35 एज ना तो डायबिटीज़ हो जाती है वो भी फैमिलियल होती है। ठीक है। लेकिन वो मोस्ट कॉमन 45-50 प्लस एज में जाकर उसमें इंसुलिन रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती है, पहले इंसुलिन रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा सर, मैंने एक जगह पे देखा था कि बहुत छोटे बेबीज थे, मतलब कि बेबी बॉर्न लगा लें आप, और वो एक वार्ड में शिफ्ट थे जहाँ पे उनको शुगर के वार्ड में था। तो वो इतने छोटे बच्चे में भी शुगर कन्वर्ट हो जाती है बाय जीन्स? बाय जीन्स उसमें इन्फेक्शन होता है विद वायरसेस और बैक्टीरिया। ठीक है। तो वो पैंक्रियाज जो लबलबा होता है जो इंसुलिन बनाता है उस पर इन्फेक्शन हो जाती है, वो टोटल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट यंग और जो न्यू बॉर्न होते हैं उनमें ही स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि 35 के बाद अक्सर होते हैं चांस होने के, तो उसमें आपको क्या अलामात नज़र आती हैं कि आपको लगता है कि जी हाँ अब आप जो है इस बीमारी की तरफ जा रहे हैं? पेशेंट को बेसिकली प्यास ज़्यादा लगने लग जाती है। वो अगर पहले 3-4 गिलासेस पी लेता था 24 आवर, तो वो उसकी प्यास डबल होना शुरू हो जाती है। वो फिर हर आधे घंटे बाद उसको प्यास लगती है। ठीक है। और फिर पेशाब का मसला, यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है साथ। ठीक है। और जहाँ वो पहले 3 टाइम रोटी खाते थे, 2 टाइम एक रोटी खाता था, उसको 3 रोटियां खाना पड़ जाती है, क्योंकि उसको शुगर की मिकदार ही इतनी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। और फिर ये विशेष साइकिल होता है। अच्छा। रोटी खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स है, उससे दोबारा शुगर बनेगी और भूख ज्यादा लगेगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, ऐसा होता है कि आपको जब स्टार्टिंग में शुगर लगता है कि होने वाली है, तो कुछ आपको ऐसी चीज़ें जाहिर होने लग जाती हैं, लेकिन आप टेस्ट करवाते हैं तो वो नेगेटिव आता है। उसका रीज़न क्या है? वो कहते हैं जी अगर आपको ये कंफर्म करने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे, आपको जब कंफर्म होगा कि आपकी अब जो बॉडी में शुगर हो चुकी है, आपको ये वाली बीमारी। ऐसा होता है? ऐसा होता है, वो स्ट्रेस रिलेटेड हुआ, स्ट्रेस रिलेटेड ना। तो स्ट्रेस में पेशेंट, कुछ साइकेट्रिक पेशेंट हमारे पास आते हैं, रात को उठ के पानी पीते रहते हैं। तो वो हमारे पास आते हैं कि भाई हमें शुगर तो नहीं है, क्योंकि लैब्स में शुगर नॉर्मल होती है और सिम्टम्स भी नहीं होते। ठीक है। तो ये साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं बेसिकली। ठीक है। उनको हम पहले स्क्रीन आउट कर लेते हैं। अच्छा, और अगर ऐसा हो कि फैमिली में दादी को शुगर हो, माँ को ना हो, लेकिन बच्चे को जो उसके बेबी बॉर्न पैदा होने वाला है उसको शुगर हो जाए, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, पॉसिबल है। या तो फिर इसका कोई कंट्रोल नहीं, अगर हो गया तो फिर यानी कि वो बच्चे को चलेगी लाइफ टाइम ये disease? अगर न्यू बॉर्न है, अगर उनको कुछ जीन्स होते हैं, KI91 जीन्स हैं, इस तरह के जीन्स होते हैं, अगर वो फैमिलियल ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ट्रेंड है, तो वो फैमिलियल मदर को भी होगी, उनके बच्चों को भी होगी साथ। ये पहले पता लग जाता है हमें कि बच्चे को शुगर होगी पैदा होने के स्क्रीनिंग बाद? टेस्ट है। ठीक है। तो और उसके अलावा भी sampling फिर होती है। अगर सर पता चल भी जाएगा तो डॉक्टर साहब हम कुछ नहीं कर सकते? वो पैंक्रियाज इम्प्लांटेशन होती है, फिर वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन या कनाडा के अंदर ना, वहाँ पे है। इस पे रिसर्चेस जारी है कि भी पैंक्रियाज का इम्प्लांटेशन हो, कि बच्चों को दोबारा इंसुलिन ना लेनी पड़े या मेडिकेशन की तरफ ना जाए, एक ही दफा हो बस। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर मेहताब साहब, आप बताएं कि जो बालों का मसला है, माशाल्लाह आपके तो अभी तक ठीक बाल लग रहे हैं, या आप भी कोई चीज़ यूज़ करते हैं? जो लेडीज़ हैं या जो जेंट्स हैं उनको बालों के गिरने के इशू बहुत ज़्यादा है, उसकी क्या रीज़न है? हमारा पानी है, हमारी खुराक है, या जो हम आजकल जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं इसका कोई रिलेटेड है मसला? जब बालों के रिलेटेड ना 2-3 चीज़ें बड़ी सकते हैं। एक तो है एंडोजेनिक एलोपेशिया, जिसका मर्दों पे आपने अक्सर देखा होगा, यहाँ से बाल उड़ जाते हैं, फिर उनके इधर से भी बाल उड़ते हैं। वो एक कॉज है, वो जेनेटिक्स के थ्रू ठीक है। प्रिवेल करता है ना। मतलब हर फैमिली में ज़रूरी नहीं है जिसके मतलब मैटरनल साइड पे या पैटर्नल साइड पे अगर एंडोजेनिक एलोपेशिया है, तो उसके जो फैमिली में बच्चे होंगे, जिस तरह मेल बच्चे होंगे, तो उनमें 4 में से 2-3 में आ जाएगा या 1 में आ जाएगा, आएगा ज़रूर। फीमेल होंगी तो फीमेल का ये होता है कि फ्रंट लाइन उनकी बिल्कुल प्रिजर्व रहती है, उनकी जो
मांग है जिस तरह वो वाइड हो जाएगी, उनकी पोनी टेल कम हो जाएगी, तो ये उसमें प्रॉब्लम आते हैं। दूसरा बालों के साथ ये है, एक मसला जिस तरह डैंड्रफ हो गया, ठीक है। बंदों को अक्सर जिसे हम अपनी ज़ुबान में सीबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं, या बालों की कोई और बीमारी हो गई, वो भी बालों को गिराती है। ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं बाल गिरने के। तीसरा, जिस तरह अक्सर बच्चियाँ डाइटिंग कर रही होती हैं, तो डाइट से भी बड़ा इसके मतलब डाइट अगर प्रॉपर नहीं होगी तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। चौथा एक स्ट्रेस लेवल है, जिस तरह अक्सर बच्चे एग्जाम्स दे रही हैं या किसी को कोई स्ट्रेस है, उसके भी बाल गिरना शुरू कर दें। पांचवा जो आजकल इस न्यू जनरेशन में आया है, वो क्या है कि लोग अक्सर ना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। हाँ। स्ट्रेटनिंग करवा ली, ये चीज़ करवा। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं कि सर मेरे बाल गिरना शुरू हो गए जब से मैंने अपने स्ट्रेटनिंग करवाई। दूसरा एक आपने अक्सर देखा होगा, ड्रायर यूज़ करती हैं लड़कियां, उससे बाल को बड़ी डैमेज होता है, ठीक है। और आजकल बहुत ज़्यादा आप देख लें सोशल मीडिया पे भरमार पड़ी हुई प्रोडक्ट्स की, ये प्रोडक्ट है जी, वो प्रोडक्ट है जी, ये प्रोडक्ट। बेसिकली आपने डाइट का, और अगर बालों का कोई गिरना है तो एज सुन एज आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट, डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें, वो आपको कुछ रेमेडीज़ दे देगा। जैसे कि शैम्पू, कोई प्रॉपर शैम्पू दे देगा जिसमें बायोटीन होगा, कोलाजन होगा। अगर उसके साथ ज़हरी बात है, अगर खुश्की भी होगी तो वो एक ऐसा शैम्पू दे देगा जो खुश्की को भी ठीक कर देगा, ठीक है, और हेयर फॉल को भी। और फिर इस तरह के कुछ स्प्रे भी होते हैं जो हेयर फॉल को आपको कंट्रोल करने, जैसे पायलेस हेयर स्प्रे वगैरह हो गए। और कुछ होते हैं जो बाल को उगाने वाले स्प्रे हैं, जिस तरह मिनॉक्सिडिल के हैं, इसमें कोई भी आ गया। तो ये थोड़ा सा एहतियात करना है, एक तो डाइट को, कॉम्बिंग को, अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को ऐसे यूज़ नहीं करनी, कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर ऐसा नहीं करवाना जो बालों को डैमेज करे। अच्छा, जो आजकल ये केराटिन और ये चीज़ें आई हुई, ये डैमेज करती हैं बालों को कि ठीक है? देखिए, दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ना। अब कुछ लोगों में ऐसा होता है, जिस तरह आपने पूछना है डर्माटोलॉजिस्ट, तो मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है मुझे बाल गिर रहा है, मैंने उसका इलाज करना है ताकि उसके बाल को हम रोक सकें विद फ्यू मल्टीविटामिन विच कंटेनिंग द बायोटीन ना, या कोई और जो हम विटामिन पूछते हैं। तो लड़कियों में आयरन डेफिशिएंसी वगैरह की वजह से हो जाती हैं, तो हम उनको आयरन, अक्सर आपने देखा होगा लेडीज़ आइबर्ट फोलिक वगैरह और फिफोल इस तरह की मेडिसिन ले रही होंगी जिसमें आयरन होगा। लेडीज़ में ज़्यादा इस डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। तो कैरेटीन वगैरह ये है कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, these are not the medicated procedures ना। जैसा मेडिकेटेड अगर किसी के अपने बाल उगाने हैं, हम पीआरपी करते हैं। आप इसको रेफर करेंगे कभी भी के नहीं? देखिए, दैट डिपेंड्स। जैसा पीआरपी है, ये हम रेफर करते हैं। पीआरपी क्या है? पीआरपी जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा, लोगों के बाल उगाने के लिए इंजेक्शंस लगते हैं। पीआरपी पेन भी होता है, सिरिंज से भी लगते हैं। जिस तरह प्लाज्मा, आपका ब्लड लेके उसी ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, प्लाज्मा निकाल के आपके अंदर वो प्लाज्मा लगाया जाता है। मतलब किसी और का ब्लड नहीं होता, वो एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूजेशन, जिस तरह उसे सेंट्रीफ्यूज करके उससे बाल उगते भी हैं और बालों के गिरने की वो भी कम हो जाती है रेशो जी। जिस तरह आप हेयर ट्रांसप्लांट क्या क्यों करवाते हैं, जब गंजपन आ जाता है लोग या तो पीआरपी की तरफ, पीआरओजी की तरफ, या हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ इस तरह जाते हैं। ये ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर उस्मान, ये जो बॉडी के में जो हड्डियों का हमारे कहते हैं कमज़ोरी, वीकनेस आ जाती है, दर्द होता है, उसकी रीज़न क्या है? कैल्शियम या हमारी डाइट है, या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए? उसकी तो मुख्तलिफ वजूहत है। हमारी पॉपुलेशन में लेडीज़ ख़ास तौर पे आजकल दूध का इस्तेमाल बहुत कम करती हैं कि भाई मेरा वेट गेन हो जाएगा। तो दूध में आपको पता है कैल्शियम होता है दूध में, या एग्स में होता है। वो दूध भी अगर ओरिजिनल हो तो, हाँ, जो कि आजकल सिटीज़ में मिलता ही नहीं। हाँ, नहीं मिलता। तो एक तो कैल्शियम की कमी हो गई, उसकी वजह से हड्डियों में दर्द होगा। और दूसरा, ऑफिस वर्क हमारी इतनी ज़्यादा हो गई कि हम धूप में निकलना पसंद ही नहीं करते। तो धूप से विटामिन डी से इनडायरेक्टली कैल्शियम अब्सॉर्ब होगा, कैल्शियम इंक्रीज होगा जिसमें ना एक वो फैक्टर भी है जो कि हड्डियों को कमज़ोर करता है। ठीक है, अगर हम धूप ज़्यादा ले लेंगे फिर हमें डॉक्टर मेहताब के पास जाना पड़ेगा, फिर हमारा हाल वो वाला हो जाता है। उससे भी तो हमने बचना है ना। अगर हम सर्दियों में, अब 1 महीने की सर्दी आती है, उसमें हम 15 दिन, अगर 1 हफ्ता धूप कंटिन्यूसली निकल आई और हमने धूप का फुल इंटेक ले लिया है, फिर हमें डॉक्टर मेहताब की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने जो अपने रंग का बुरा हाल किया, इसको हमने वापस कैसे लेके आना है? तो अगर ये जो बच्चों में हड्डियों की प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, बच्चे तो दूध पीते हैं ना, उनकी रीज़न क्या है? और उनकी खुराक में क्या ऐसा इंटेक करें कि ये जो है उनको मसाइल ना हो? क्योंकि अगर ये मसाइल होता है तो उनकी ग्रोथ कम हो जाती है बच्चों की। बच्चों में आजकल अब फार्मूला मिल्क बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं ना,
उनमें कैल्शियम की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चों को हड्डियों के मसाइल नहीं होते। नहीं होते। ये हड्डियों के मसाइल विलेजेस वाली साइड पर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन दूध से वो पूरा कर लेते हैं, जो उनके यहाँ खालिश दूध होता है जो कि यहाँ पे नहीं मिलता। नहीं मिलता। और बाकी जो पहले आप बात कर रही थी कि भाई अगर हम धूप में ज़्यादा, हम ये नहीं कहते कि आप पूरा पूरा दिन धूप में गुजारें। सर 2 घंटे बहुत है एक अपनी बर्बादी के लिए। आधा घंटा से घंटा गुजारें, वो भी अर्ली मॉर्निंग जो होती है ना, हाँ। उसमें गुजारें। दिन में नहीं, 12-1 बजे, वो तो डैमेज कर देगी। डैमेज कर देगी ना वो तो। इस बार में आप सही कह रहे हैं। बेसिकली सनलाइट लेना आपके लिए मुफीद होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मगर सनलाइट लेने का भी एक तरीका है। आपने ज़रूर अपनी फ्रंट एक्सपोज नहीं करना। एक तो आप ढांप के ले लें, जिस तरह सर्दियों में हमारे लोग क्या करते हैं, सर्दियों में थोड़े दिनों के लिए इस एरिया में सर्दी आती है, उसमें भी चारपाई या कुर्सियां बिठा के धूप में बैठ जाते हैं, पूरी सुबह बैठे हैं तो शाम को। ऐसा ही है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, एक हमारे यहाँ आपने अक्सर देखा होगा सन ब्लॉक पे लिखा होगा SPF, सन प्रोटेक्टिव। जिस तरह हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि जिस तरह हमारा है ना, इसमें बहुत सनलाइट है, मुल्तान की तो 5 मिनट ही काफ़ी है। बिल्कुल 11 बजे से लेके 3 बजे तक हम अक्सर लोगों को हम कहते हैं कि भाई ये सबसे ज़्यादा सन रेज डैमेजिंग है, तो आपने इसमें तो अपना बहुत ज़रूरी काम है तो भी आप अपना कवर करके जाए। ठीक है। तो 11 से 3 तक तो मैं लेडीज़ को यही कहता हूँ, या दूसरे मर्द हज़रात को, कि आप कोशिश करें कम से कम सनलाइट एक्सपोज हो आपको। उसके बाद भी जा रहे हैं, देखिए सन प्रोटेक्शन वाले जितने भी सन ब्लॉक है, उसका यूज़ करने का मकसद ये नहीं कि जाके आप शुरू से लड़ना शुरू कर दो। उसके बाद भी आपने अपनी ना कवरिंग करनी है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, हमने तो सन ब्लॉक लगाया हुआ था। हाँ। बेसिकली सन ब्लॉक लगाने की एक प्रॉपर थिन लेयर होनी चाहिए। हमारे यहाँ लोग सन ब्लॉक कैसे यूज करते हैं, वहाँ बिल्कुल वो आधा हाथों पे लग जाता है और मुंह तक तो पहुँचता ही नहीं है। तो वो क्या सन ब्लॉक करे। बेसिकली इट्स नॉट अ ब्लॉकेज, इट्स अ स्क्रीनिंग। ब्लॉक आप उसको कहते हैं इंग्लिश में कि जो एक प्रॉपर एक किसी के ब्लॉक बांध दिया आपने, ब्लॉक उसको कहते हैं। ये स्क्रीन करता है, जैसे कि ये स्क्रीन है, इधर से रेज आई, इधर ज्यादा डैमेज होगा, इधर जो इसके बाद जो चीज होगी इसमें से गुजर के वो कम होगी। हाँ। तो ये ऑल दी सन ब्लॉक्स आर कॉल्ड सन स्क्रीनिंग। तो आपने इसी तरह हमारा जो कपड़ा हम कहते हैं कि यार ढांप के रखें, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सूरज की रोशनी पड़ेगी नहीं, मगर वो उसको स्क्रीन आउट कर लेगा, काफी बचा लेगा। ये उसकी खासतौर पर मुल्तान मैदानी इलाकों में, इनमें तो मैं कहता हूँ, जिस तरह आप अक्सर देखें, आप कभी डेजर्ट में जाते हैं, आपको गोरी रंगत मिलती है? नहीं। क्यों? सनलाइट, बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट होता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे कम ही लोग आपको, क्योंकि उनके घर बड़े बड़े होते हैं, वो रहते ही डेजर्ट में, रेत भी गर्म, ऊपर से सूरज, इतनी सख्त गर्मी होती है, इतनी डायरेक्ट सनलाइट्स आ रही होती हैं, तो ज़ाहिर बात है बेचारों के। ठीक हो गया सर। ये जो बोटॉक्स का लड़कियों को बहुत शौक है, मर्द भी ये करवाते हैं? देखिए बोटॉक्स बेसिकली, बोटॉक्स इसलिए कि अगर आपकी रिंकलिंग पड़ रही है, वो कहते हैं अगर स्किन आपकी, इसे कहते हैं एजिंग इफेक्ट। कुछ लड़कियों में या मर्दों में एजिंग इफेक्ट पहले आ जाता है, चाहे उनकी जेनेटिक्स की वजह से आ गया है, या उनके कुछ कॉस्मेटिक यूजेज की वजह से आ गया, या किसी और वजह से। इसके कई रीजंस होते हैं कि एजिंग इफेक्ट, तो उनके रिंकलिंग पड़ना शुरू हो जाते हैं, इधर हो जाएंगे, क्रॉस फिट इधर आ जाएंगे। तो उसके लिए जैसा फोरहेड लाइंस, ग्लैबुलर लाइंस वगैरह के लिए अक्सर लोग हम लगाते हैं। मगर बोटॉक्स जिस तरह 6 महीने 1 साल चल गया, फिर उसके बाद दोबारा आपको लगाना पड़ता है, जब आप सोचें कि दोबारा मुझे वो मेंटेन करना है, तो ये आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो कवर हो जाता है? हाँ, कवर हो जाता है उससे, मतलब अच्छा खासा बोटॉक्स से आपकी रिंकल्स वगैरह कवर। और जो ये नाइट क्रीम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी कई दफ़ा इसमें मीडिया एडवर्टाइजिंग भी हुई है कि जो स्टीरॉयडल क्रीमें हैं ना, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि स्टीरॉयड के जो 3 मेजर साइड इफेक्ट हैं, एक तो वो थिनिंग ऑफ स्किन कर देगा। जब थिनिंग ऑफ स्किन होगी, आपकी स्किन कमज़ोर हो जाएगी, उसमें स्ट्राया बनना शुरू हो जाएगा। तो जब ये थिन होगी, दूसरा उसमें एक्नी फॉर्म एरप्शन आ जाएगी, जिस तरह बच्चियों में दाने निकल आते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। और अब तो मजे की बात ये, अक्सर लोग एक्नी को भी बेटनोवेट डर्मोवेट से ठीक कर रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा मसला ही है कि वो थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी का इफेक्ट है, उसको थोड़ा ठीक होगा, वो सोचेगी मैं तो ठीक हो गई, मगर बेसिकली वो बीमारी को बढ़ा रही है। तीसरा, इसमें हेयर ग्रोथ होगा। आपने खुद देखा होगा आजकल लड़कियों में हेयर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। चले, उनका एक वो मेजर मसला तो है कि उनको हार्मोनल इश्यूज हैं या कोई प्रॉब्लम है, खुद से तो बंदा ना ले। बिल्कुल। नाइट क्रीम में हमने, अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ, ये एक नशा हो गया।
अच्छा सर, वो फिर मजे की बात ये है कि वो फार्मूला नहीं हमने बताना जी, हमारा फार्मूला जो है वो इन हो गया है, वो बड़ी इसको चीज समझ रही होती हूँ, लेकिन मेरे नजदीक मैं कहती हूँ ये जब तक आप यूज करेंगी तब तक ओके है, जब आप इसको छोड़ेंगी तो देन जो पहली आपकी शक्ल थी उससे भी चली जाएंगी, ऐसा ही होता है। यही मसला है, मैं कह रहा हूँ ना, ये एक नशे पे हिला देते हैं आपको। हाँ। आपको थोड़ी देर के लिए, अक्सर आप देखेंगे गांव देहातों में लाल लाल औरतें मिलेंगी आपको, हम्म। लाली आई होती है फुल। चलो एक जेनेटिकली किसी में लाली है तो अलग बात है, गुस्से में उन्होंने क्रीमें लगा 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 तबाही मचाई वो होती लेकिन हम वही है ना कि उसका मुंह लाल है, हमने करना ही है अपना। है। सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की जो ग्रोथ है इसके हवाले से थोड़ा सा बता दें कि उनकी ग्रोथ जो है किस उम्र में आके रुक जाती है, किस उम्र में हमें पता चले कि बच्चा जो है ग्रोथ नहीं करा, उसको क्या ऐसी चीजें हम दें, या कोई मेडिसिन है या उनका कोई इलाज, वो बताएं। बच्चों को स्टार्ट से तो एग्स की डेली रूटीन बनवाएं। ठीक है। एग्स में प्रोटीन ज़्यादा होती है तो उससे कद भी बदलेगा। किसी भी वे में, बॉयल या जो भी। नहीं, बॉइल्ड बॉइल्ड अच्छा ठीक बॉइल्ड, है। उसमें ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल, एग जो यॉक होती है उसमें ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, जो ठीक कि है। इंसान के कद बढ़ाने के लिए भी थोड़ा अच्छा। उसके बाद मिल्क, पहले मैंने आपको बताया कि मिल्क डेली 1 to 2 ग्लास लाजमी लेने चाहिए। ठीक है। अच्छा, रोटी ने जो कि हमारी एशियन प्रोडक्ट है, यूरोप में रोटी बहुत कम यूज होती है, लोग मीट वगैरह की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो लोग ज्यादा मोटे भी नहीं होते और शुगर भी उन लोगों में नहीं होती नहीं ज्यादा होती, ना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की कंजप्शन जो कम होती है। और बच्चों की हाइट जो है वो अप टू 25 ईयर्स हाइट ग्रो करती रहती है, ठीक है। लेकिन वेट जो है वो 12 to 13 ईयर तक वेट स्टैटिक होने का खतरा होता है। ठीक तो है। अक्सर हमारे पर लोग आते हैं कि भाई 12-13 साल हो गए, कद बढ़ रहा है लेकिन वेट स्टैटिक हो गया। हम्म। तो ये इश्यूज तो चलते रहते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, यानी कि आप उनको दूध, अंडा, अंडा ये डेली में। ये डेली दें, इससे आपकी। अच्छा, वो कहते हैं कि जो 12-13 साल की उम्र तक कद बढ़ेगा उसके बाद रुक जाता है, ये झूठ है? नहीं नहीं, वो हाँ, जीन्स अगर किसी की फैमिलीज के अंदर मदर और फादर का हाइट ही उनकी है कोई 5 फुट, जाहिर सी बात है बच्चा भी तो 5 फुट तक ही जाएगा। हाँ। बच्चा अब 7 फुट का तो नहीं निकलेगा। ऐसा ही है। अच्छा सर, ये जो बच्चे बाहर की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, फिर उनको भूख लगनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है, दही खा लेते हैं, फ्रूट खा लेते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जो जंक फूड है वो लाजमी खाना है, इस तरह उनको कोई जंक फूड यानी कि उन्हें बचा जाता है जब वो दही और दूध का इस्तेमाल करते हैं, या उनको कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर रहा होता है? जंक फूड तो आपको पता है अंदर स्टोमक में पैरासाइट्स पैदा हो जाते हैं जंक फूड से। तो बाहर के जो मीट होते हैं वो प्रॉपर्ली कुक नहीं होते, ठीक तो है। उनमें ऑलरेडी पैरासाइट्स होते हैं जो कि इंसान के पेट में ना ग्रो करते रहते हैं। तो बच्चों को भूख भी ज्यादा लगती है, जितना ज्यादा खाएंगे अंदर पैरासाइट्स ग्रो कर रहे होते हैं, बच्चा ग्रो नहीं कर रहा होता। हाँ। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज भी हो जाते हैं। जो बच्चे हैं उनकी आयरन की कमी की वजह से खून भी कम हो जाता है। तो जितना उल्टा वो ज्यादा खाते हैं। हमारे फिर जो वालिदैन है वो आकर कहते हैं कि भाई बच्चा खा तो 3 रोटियां रहा है लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा। हाँ। तो ये जंक फूड्स की वजह से जंक फूड की वजह से ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर मेहताब, ये जो घरेलू खवातीन है उनका सारा वक्त तो एक किस्म का किचन में गुजरता है, उनको इतना टाइम नहीं मिलता अपनी स्किन की केयर करें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कोई ऐसी चीज जो घर में रहते हुए वो एक चीज ले लें और अपनी स्किन की कम से कम ख्याल करें, यानी कि जब तक आप तक पहुंचे आपको गुस्सा ना आए? वो 2 काम करें। एक तो कोई फजूल की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ ना करें जिसमें स्टीरॉइड्स हो या जिसमें मर्करी वगैरह इस तरह का। उसमें एक तो अपना सन प्रोटेक्शन, एक अच्छा सा सन ब्लॉक, किसी भी डॉक्टर साहब के पास चले जाके उनकी स्किन के ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, उस हिसाब से वो ले लें। जब भी वो किचन में जाएं उनके ऊपर सन ब्लॉक पेस्ट हुआ हो। और किचन में ना वो डायरेक्ट, जिस तरह कुछ औरतें होती हैं बस सारा दिन किचन में बैठा रहना, तो आप ना वक्फे से थोड़ा सा, मतलब एक कम टाइम में प्रोडक्टिव काम ज़्यादा करें। ठीक है। और जो मैंने टाइमिंग बताई 11 से 3 तक आप धूप में ना निकलें, क्योंकि घर के काम है उन्हें धूप में निकलना है। तो अपने काम को इस तरह मैनेज करें कि 11 से 3 तक बिल्कुल भी ना निकलें, उससे पहले निकल रही हैं तो वो अपने कवर अप कर लें। ठीक है। तीसरा, रात को सोने से पहले एक तो क्लीन फेस करके अच्छे से विटामिन सी के सीरम्स आते हैं, किसी भी डॉक्टर से लिखवा लें। तो और डाइट में फ्रेश फूड्स और फ्रेश फ्रूट्स के जूस, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स और बैलेंस डाइट, ये अगर वो ले रही हैं तो ये माने ये 2 चीज़ वो कर लेंगी, उनकी स्किन, जो उनकी जेनेटिकली स्किन हर किसी के जीन्स पे डिपेंड करता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि 5 फीट के वालिदैन हो गए तो 5 नस्ल पे है ना, जिस तरह चाइनीज़ नस्ल है एक, हमारी एक पाकिस्तानियों की अलग है, यूरोपियंस की अलग है, तो इसी तरह स्किन भी ज़हरी बात है जीन्स के। तो आपने अपनी स्किन को इस तरह मेंटेन करना है कि ये 2 चीज़ें आपने कर ली
आपको कुछ और करने की जरूरत ही जरूरत ही नहीं नहीं है। पड़ेगी। और ओवरलोड आप कॉस्मेटिक्स ना करें। ठीक है। जिस तरह आपने कुछ बच्चों को शौक हाँ। होता है, देखिए कुछ की जॉब्स के रिलेटेड है, उन्होंने हम्म। कुछ नहीं करना है। और आपने जिस तरह घरेलू खवातीन को तो जरूरत नहीं है, हाँ, उनको जरूरत नहीं इतनी है, खास जरूरत लेकिन वो नहीं इतनी बुरी बन के भी ना फिरे कि जब मेकअप करें तो उनके ऊपर वो असर भी ना है करे। ना। मेकअप उनको, देखिए मेकअप तो तकरीबन हर खवातीन को आता है अब तो। हाँ, लाइट मेकअप हो जो उनकी स्किन को सूट करे, सूट करे। वो मेकअप्स करे वो, मतलब वो भी एक हस्बे जरूरत हो, जिस तरह हम कहते हैं ना हस्बे जरूरत चीजें लेनी चाहिए, तो हस्बे जरूरत करें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर उस्मान, एक लास्ट आपसे क्वेश्चन करेंगे फिर मैसेज लेंगे। जो ये ब्लड की कमी होती है इसको कैसे पूरा करना है? चुकंदर इसमें ठीक है खाना, या इसके अलावा कोई सप्लीमेंट भी होती हैं? चुकंदर भी ठीक है। सप्लीमेंट्स आपको पता है आजकल लेडीज बहुत ज्यादा यूज करती हैं। डॉक्टर ने पहले ही जिक्र कर दिया बिस्लेरी और आइबुप्रोफोलिक का ना, तो वो आयरन डेफिशिएंसीज के लिए इनफ Best है। है। हाँ जी। ठीक, उसको कितना महीने का इनटेक करना है आपने? वैसे तो 3 मंथ्स तक हम देते हैं, ठीक है। 21 डेज तक ही इसका इफेक्ट आता है। ठीक है। 3 मंथ्स एटलीस्ट लेने चाहिए इंसान। ठीक है। और सर आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि बिरयानी और पुलाव से जरा दूर रहें। नो राइस। सर आपने यहाँ पे भी बैठ के डॉक्टरों वाला ही मशवरा दिया है कि आज आपने ये मना किया है तो आज ही खाने को ये दिल करना है हमारा, ऐसे ही है। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं ऑलरेडी अपनी बात डिस्कस कर चुका हूँ कि अपनी स्किन को सन प्रोटेक्शन, सन अवॉइडेंस, और ये जो भी फजूल की स्टेरॉइड कंटेनिंग जो अदर मेडिसिन ये है, इसे थोड़े अपने आप को छुटकारा दिलाएं और अपनी स्किन को थोड़ा सा लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का शो खत्म हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का शो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।